सब मस्त है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। देखो भैया, बात ऐसी है, आज वो क्लास के बीच में थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। इस चक्कर में अभी हम जो है बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। 2 मिनट अगर हो सके तो आप लोग इंतजार करिए, है ना। अभी हम क्लास आपकी 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए बेटा, है ठीक है। थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए प्लीज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो चर्चा करते हैं आज के सेशन के अंदर हम क्या कुछ खास पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, हर चीज की चर्चा करते हैं। आइए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हाँ भाई, बहुत सारा प्यार। आदित्य, क्वीन प्रिया, कुंदन, कृष्णा, नरेश बेटा, बहुत सारा गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ जी। तो सबसे पहली बात जो कल हम पढ़ रहे थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब अच्छा मिला है, सुमन कुमार ने आंसर दिया है। हाँ, दिल्ली पुलिस पे करंट प्लस स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपकी ही क्लास से थे, 50 की 50 अटेंड किए हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब हम मेहनत करते हैं और वो चीजें आती हैं पेपर के अंदर, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। और हमारा प्रयास भी है कि आप लोगों को ऐसी चीजें कराई जाएं जो पेपर में एज इट इज आए, और हम दिन उसके लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं। वीरेंद्र का भी नाम ले लिया भाई। हम्म, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अपन हर चीज बहुत अच्छे से करेंगे, आप लोड मत लीजिए, है ना। देखिए, मैं सुदीप ने भी आंसर ये लिखा है, दिल्ली पुलिस में उनके भी 90% से ऊपर अटेम्प्ट हुए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, अच्छा लग रहा है। आप चिंता मत करिए, देखिए प्रयास है हमारा, बाकी तो ईश्वर साक्षी है कि मेहनत अगर हम चोरी से करें तब तो वो गलत हो। पूरा जी जान लगा के मेहनत करते हैं, हर तरह से कोई भी आपको दिक्कत ना हो ऐसी मेहनत करते हैं, नहीं। हाँ, और मतलब ठीक है कि हम इसके अंदर भी आगे कर जाते हैं काम। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ शुरू करते हैं। अब हिस्ट्री को शुरू करते हैं। अपन हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और कल मैंने आप लोगों को शुरुआत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बातें बताई थी। थोड़ा बहुत मैं जानकारी दूंगा क्योंकि पेपर में यहां से प्रश्न बन जाता है, और हम एक फैक्ट फाइल पकड़ा देंगे आपको। फैक्ट फाइल पकड़ाने से मतलब हुआ कि पुर्तगाली क्या लाए थे, डच का पहला व्यक्ति कौन आया था। लेकिन हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से एक दिन, मतलब आज का दिन और थोड़ा सा खर्च होगा इस चीज पे, अंग्रेजों के आगमन तक चलेगा। उसके बाद फिर हम कल युद्ध करवा देंगे प्लासी का, ठीक है ना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज थोड़ा पुर्तगालियों के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाली आए, असल में क्या था ना, देखिए हम लोग बड़े इनोसेंट प्रकार के प्राणी हुआ करते थे। इनोसेंट से मतलब हुआ, हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये जो विदेशी आते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये आकर के करेंगे क्या, है ना। लेकिन ये बड़े ही रणनीतिक तरीके से आए थे। जिन लोगों ने कल की क्लास देखी है, वो एक बार नहीं देखी है तो आज की क्लास, कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम थोड़ा पुर्तगालियों के बारे में आपको बता दें कि ये लोग जब आते थे तो बड़े रणनीतिक तरीके से आते थे। जैसे इनको ना धर्म का प्रसार करना होता था, क्योंकि ये तो सब भूखे नंगे लोग थे ना भाई। इनको कुछ चाहिए तो था नहीं भाई। इनको क्या चाहिए था, केवल इनको चाहिए था एक ऐसी जगह जहां पैसा हो, क्योंकि ये तो गरीब लोग बाग थे, है ना। पुर्तगालियों के बारे में कहते हैं कि ये इंडिया में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, लेकिन इन्होंने यहां पर प्रसार नहीं किया कभी, यानी इतना विस्तार नहीं हुआ जितना अंग्रेजों का हुआ। इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। इनके पीछे प्रमुख कारण यह है कि इन लोगों के दक्षिण अमेरिका में जाने पर इनको सोने की खाने मिल गई, तो ये बेचारे वहां निकल लिए। तो मतलब ये थे लुटेरे। इस चीज को सबसे बड़ी बात यह है कि जब लुटेरे थे
तो लुटेरों को सोने की खान मिल गई। अब सोने की खान मिल गई तो ये इंडिया छोड़कर के वहां निकल लिए। हर कोई इंडिया आया कुछ लूटने। अब उसी क्रम में आइए मैं आपको बातें बताता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी बातें आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का आगमन हो गया, दूसरा पुर्तगाली यात्री जो इंडिया आया था वो कौन था? तो बताएगा कोई अगर किसी को पता हो तो? मेरे प्यारे साथियों, पेट्रो नाम से, पेट्रो अल्वारेज नामक एक व्यक्ति था जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो इंडिया आया था, यानी कि दूसरा पुर्तगाली यात्री था। ठीक है ना? हाँ भाई, जितना भी विदेशी आगमन हुआ इनके बारे में हम सारी की सारी बातें यहां पर बता देंगे। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, अब ये लोग आकर के यहां फैक्ट्री की स्थापना किया करते थे। फैक्ट्री की स्थापना का मीनिंग क्या हुआ अभी हम आपको बताते हैं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरा यात्री था वो तो हमने बता दिया था। अच्छा, 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री डाली। अब कोचीन में जो पहली फैक्ट्री डाली, पहला शब्द बनता है कि पहली फैक्ट्री डाली। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री डालने का अर्थ क्या होता है? आइए मैं आपको वो बताता हूं। फैक्ट्री डालने का मतलब होता है, फैक्ट्री डालने का मतलब होता है कि ये यहां पर स्टोर हाउस बनाया करते थे। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच करके कि यार ये ऐसी कौन सी चीज बनाते होंगे जिसे फैक्ट्री कहते हैं, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, असल में ये लोग एक वेयर हाउस बनाते थे। जैसे आज गोदाम जिसको आप कहते हैं ना, ये लोग गोदाम बनाते थे क्योंकि भाई इंडिया से सामान परचेज कर लिया, अब इंडिया के बाहर ले जाना है, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ना वो कोचीन में स्थापित की। अब यहां पर ये अपने ही काम को नोटिस करने के लिए कि भाई हाँ, हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना यहां गवर्नर नियुक्त किया। और उस गवर्नर का नाम था मेरे प्यारे साथियों, जो इन्होंने पहला गवर्नर नियुक्त किया उसका नाम था अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये इनका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। पहला गवर्नर जो यहां पर इन्होंने नियुक्त किया पुर्तगालियों ने, उसका नाम क्या था? अल्मेडा। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? प्रसार बहुत फास्ट चल रहा था इन लोगों का, बहुत फास्ट चल रहा था। कहने मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी फैल रहे थे हर जगह पर कि भाई एक बार हम हर जगह को अपने कब्जे में ले लें और अपना कोचीन जैसा पावर हाउस जो है वो हर जगह बना दें। इसी प्रयास में मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने फ्रांसिस डी अल्मेडा को पहला गवर्नर नियुक्त कर दिया। अच्छा, फिर इनके बाद जो दूसरा गवर्नर आया जिसको आप सेकंड गवर्नर कहते हैं, वो कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, वो था अल्बुकुर्क। उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क नामक जो व्यक्ति है वो इनका दूसरा मेरे प्यारे साथियों क्या आया? दूसरा यहां पर गवर्नर आया। कहते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के शासन का वास्तविक संस्थापक यही था। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक का मतलब हुआ कि यही था जिसने पुर्तगालियों को यहां बसाना प्रारंभ किया। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन गए, ये सब बातें मिली जाएंगी, आप चिंता मत करिएगा। ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये लिखित में उपलब्ध करवाऊंगा, चिंता मत करिए, है ना? मतलब असल में क्या है कि हमारी टीम जो आपको बना के कंटेंट देती है, फिर उनको ये दिशा दे दी जाएगी कि भैया ये चीजें डाल करके और दे दो जो मैंने पढ़ा दी है ना? तो वो आपकी क्लास देख लेंगे, ठीक है? और मेरे प्यारे साथियों, इसने आकर के विजयनगर एम्पायर जो था, विजयनगर एम्पायर के कहने पर बीजापुर के राजा, बीजापुर के राजा हुआ करते थे आदिल शाह, उनसे गोवा छीन लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। तो विजयनगर एम्पायर ने कह के, और ये घटना कब की है? तो मेरे प्यारे साथियों, 1509 में आकर के पहुंचा था ये व्यक्ति, और इसने आकर के बीजापुर के अंडर से किसको छीन लिया? तो मेरे प्यारे साथियों, बीजापुर के अंडर से इसने गोवा को छीन लिया। तो अब देखो, गोवा तब से इनके पास था, ठीक है ना? तो गोवा तब से इनके पास था, और जब लास्ट में गए हैं तो गोवा इन्हीं के पास था, यानी कि देश आजाद हो गया तो जाकर के ये लोग गए हैं। इनकी जो सबसे बड़ी व्यवस्था मतलब दिक्कत थी ना, वो क्या थी, मैं आपको वो बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। 1961 तक ये रहे, ये बड़े ही रिजिड प्रकार के व्यक्ति थे। इनकी रिजिडिटी इस बात से अंदाजा लगाई जा सकती है कि ये धर्मांतरण को प्राथमिकता दिया करते थे और अपने ही नियम कानूनों को अपनाना इनकी सबसे बड़ी चीज होती थी। हालांकि भारत के अंदर ये बहुत सारी चीजें लेके भी आए थे, जैसे भारत के अंदर तंबाकू और मक्का के बारे में कहते हैं कि तंबाकू और मक्का भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही लाई गई थी। आज जो हम टॉबे को खाते हैं ना, ये पुर्तगाली ही भारत में लेके आए थे।
और स्थापत्य की एक कला जिसे गॉथिक शैली कहते हैं, वो भी पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। अगर कभी आप गोवा जाएं घूमने, तो आपको गोवा जाएंगे तो वहां पर जो वो दिखाई देंगी ईसाइयों की, वो क्या होती है जहां पे वो करते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, जिंगल में चर्च, हाँ, तो जो चर्च दिखाई देंगी वो गॉथिक शैली की ही है। तो भारत में जो गॉथिक शैली का आगमन हुआ वो पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, क्यों ये भारत में इतना ज्यादा अच्छे से विस्तारित नहीं हुए, ये कई बार प्रश्न एक बार पूछ लिया जाता है। तो पहला आंसर तो ये था कि इनको साउथ अमेरिका के अंदर गोल्ड की माइंस मिल गई थी, नंबर एक बात। और दूसरी बात, इनके अंदर धार्मिक असहिष्णुता बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो कि मैं अक्सर हर क्लास में बताता हूं, मतलब मेरे साथ पर्सनली जो हुआ। साथियों, मेरा मतलब मेरा गोवा आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। मेरी सिस्टर एक्चुअली गोवा रहती है। तो एक बार ऐसे ही अपन क्या थोड़े फिल्मी हो जाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो अपन ने तो कुछ देखा है नहीं, तो ऐसी स्थितियों में अपन थोड़े फिल्मी हो जाते हैं। फिल्मी हो जाते हैं से मतलब हुआ कि भाई हाँ, फिल्मों में दिखाते हैं कि चर्च में बेरोक टोक जा सकते हो, कुछ उस टाइप के। तो भाई अपन लोग जो है यहाँ पर चर्च देखे, और हम कुछ लोग मित्र लोग घूमने गए, तो यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में इनकी चर्च में एंट्री कर गए। रास्ते में जब मैं जा रहा था अभेड़ा महल की तरफ, तो यहाँ पे इनका मुझे एक चर्च दिखा, और वहां पे हमने गाड़ी रोकी और हम उस चर्च में अंदर चले गए, कोई फिल्मी एकदम अंदर एंट्री कर गए कि भाई जाके देखते हैं क्या होता है। भाई क्यूरोसिटी मन में कि कैसी चीज होती है। वहां पर जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने इतना मतलब इंसल्टिंग बिहेवियर किया कि मैं आज तक उसे याद रखता हूं। इंसल्टिंग बिहेवियर में हमारे द्वारा, भाई मैं तो आज तक नॉन अल्कोहलिक हूं, है ना, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं थी मैंने जो ऐसी उनकी श्रद्धा के हिसाब से गलत की हो। लेकिन फिर मैंने इनका पूरा इतिहास पढ़ा कि यार ऐसा मतलब क्या है इनके बारे में, तो पता चला कि भारत में अब तक जितने भी विदेशी आए, उनमें से सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से असहिष्णु जो लोग थे ना, वो पुर्तगाली थे। यानी ये धार्मिक कट्टर इतने थे कि इन्होंने यहां आकर के, जो अल्बुकुर्क का नाम मैंने आपको बताया है ना, मैं इतना जो इसके बारे में इंटरेस्ट लेता हूं वो इसलिए लेता हूं क्योंकि अल्बुकुर्क ने तो आदेश ये दे दिया था पुर्तगालियों को कि वो हिंदू महिलाओं से शादी करें, भारतीय महिलाओं से शादी करें, पुर्तगाली जो विदेशी आ रहे हैं, और यहां पर संतानें बढ़ाएं। और ईसाई मिशनरियों को आगमन का आंसर दे दिया कि भाई यहां आए और क्रिश्चियनिज्म का विकास करें। ऐसे ही एक संत हुआ करते थे इनके, जिनका नाम है जेसुइट संत, जिनका नाम जेवियर है, जिनके नाम से आप लोग स्कूल पढ़ते हैं, कई सारी जेवियर स्कूल पढ़ते हैं, वो इन्हीं के समय यहाँ आया था, अल्बुकुर्क के समय पर ही, यानी कि धार्मिक प्रसार के लिए। तो जो धर्मांतरण है ना, जिसको आप जबरन धर्मांतरण कहते हैं, आज भी भारत के अंदर जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं आप सुनते हैं बहुत सारे, मतलब मैं इस चीज पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है इन चीज पर, आप भी समझते हैं इन सब चीजों को। कोई भी सामाजिक स्तर में कोई भी व्यक्ति जो कि मतलब जिसकी कोई भी व्यथा चल रही है, ये लोग उसे धन का प्रलोभन दे करके, कि भाई जैसे मान लीजिए इन्होंने बहुत ज्यादा धर्मांतरण इस तरह से भी कराया उस समय तात्कालिक भारत में, जैसे अपने यहां पर ना भाई जातिवाद होता है, तो जातिवाद के चक्कर में, जातिवाद मतलब हिंदुइज्म की इंडिया की एक बहुत बड़ी परेशानी रही है। तो ये लोगों को मोटिवेट ये कर दिया करते थे कि देखिए ये लोग तो आपके अपने हैं, इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप हमारे साथ साझा हो जाइए, आप केवल इंडियन ही कहलाए, वो ईसाई ही कहलाएंगे, हमारे यहाँ जात पात कुछ नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जात पात कुछ नहीं होती है ऐसा कह करके, ये जो अपने जिन भी लोगों के साथ अनटचेबिलिटी की हरकतें होती थी, उन्हें कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिज्म में बदलते थे। और आज भी मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन रूप से नोटिस भी की जाती हैं, है ना। और जो पालघाट की घटना थी उसमें भी यही चीज, मतलब क्लेम यही था कि वहां पर ऐसा आदिवासियों के साथ करवाया जा रहा था। कहने का मतलब यह है, और बड़े बड़े फंड दे करके, मतलब ऐसा होता था, आप जब विश्व इतिहास उठा के पढ़ेंगे ना, तो विश्व इतिहास में धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे आप, धार्मिक आंदोलन यूरोप का, और धार्मिक आंदोलन जब यूरोप का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये धार्मिक आंदोलन का मतलब ही ये था कि लोगों को क्रिश्चियनिज्म में, यानी कि क्रिश्चियनिज्म जो है ना, ये अपना एक बार एक्सट्रीम टच कर चुका है। एक्सट्रीम टच कर चुका है का मतलब हुआ कि ये लोगों को धर्म में परिवर्तित करना, लोगों को अपने धर्म का प्रसार करना। आज मैंने आपको अगर बताया था तो उसके बारे में बताया था, हिटलर के बारे में, कि उसके अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, वो श्रेष्ठता का भाव इनके अंदर भी आ चुका है। मैंने आपसे कहा ना, जिसके अंदर श्रेष्ठता का भाव आया वो अपना पतन सुनिश्चित करवाएगा, क्योंकि अंत में वो किसी बहुत बड़े युद्ध की तरफ जाएगा, उस युद्ध का परिणाम ऐसा होगा कि वो खत्म हो जाएगा।
श्रेष्ठता किसी भी चीज की खराब है। इसलिए आप देखना, अब ये पूरी तरह लिबरल धर्म हो चुका है। क्रिश्चियनिज्म में आप बहुत ही कम लोगों को पढ़ते होंगे कहते हुए कि वो उनके यहाँ ये करना जरूरी है, ये करना। तो लिबरलिज्म जो है ना, वो किसी भी चीज का परमानेंट होना है, लेकिन किसी भी चीज के पीछे अंधा होना, वो उस चीज के अंदर एक्सट्रीमिज्म को पनपाता है, युद्ध को पनपाता है, और उसका फिर अंत होता है। इतिहास इसका गवाह है। ठीक है, तो यही हुआ। इनके धार्मिक आंदोलनों के अंदर धार्मिक रिजिडिटी खत्म हुई थी। मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहें तो मेरी पुरानी क्लासेस उठा के देखिएगा कि जो रोम की चर्च थी, इनकी सुप्रीमेसी खत्म हुई थी धार्मिक आंदोलन के बाद। लोगों ने, मतलब ईसाइयों ने ही चर्च के खिलाफ मोर्चा बोल दिया था, यानी क्रिश्चियनों ने ही क्रिश्चियनों के खिलाफ धावा बोल दिया था। ठीक है ना, पोप के खिलाफ धावा बोल दिया था, है ना। ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको ये वाली बात बता दी। ठीक है, अच्छा, तो अल के बारे में, धार्मिक आंदोलन के बारे में बता दिया, जेसुइट के बारे में बता दिया कि जेसुइट संघ जेवियर जो है वो इनके समय में इंडिया आया था। ये बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों? यूरोपियंस ने, हाँ भाई अमन भैया, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। हाँ जी, हाँ हाँ, होता है ऋषि, मतलब लेकिन वही चीज है कि इस चीज का कोई भी अंत नहीं है कि अपन इन सब चीजों पे अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव हो गई है बहुत ज्यादा चीजें। लेकिन हाँ, पता तो रहनी ही चाहिए, और पढ़ाई कराई ही इसलिए जाती है कि भाई हम लोग इतिहास को तो मना नहीं कर सकते ना, कि इतिहास ऐसा था, उसको थोड़ी पलट दोगे कि कोई व्यक्ति था, आप किताबों में उसके खिलाफ अलग पंक्तियां लिख करके बदल दोगे, ये तो कर नहीं सकते ना। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं। इनकी एक नीति हुआ करती थी, और वो क्या थी? समुद्र पर एक अधिकार। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा इन्हीं की तरफ से आया था, है ना। कोलंबस भी इन्हीं की तरफ से घूमने गया था। कहने का मतलब है, इनका मानना था कि जो समुद्र है वो हमारी पूरी बपौती है, यानी कि हम ही हैं समुद्र के नेता। ठीक है ना। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने, मेरे प्यारे साथियों, नीले समुद्र की नीति अपनाई। कौन सी? ब्लू ओशियन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, वो अपनाई। और इनका कहना था कि जो समुद्र है भाई, लैंड चाहे जिसकी हो, लेकिन ओशियन पर हमारा कब्जा होगा। आप सोचो कि ये ओशियन में जाने वाले जहाजों से, कोई भी जहाज पानी में जा रहा है, आप सोचो दुनिया के इतने बड़े महासागरों पर इन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। आप स्ट्रेटजी देखो। इनका कहना था कि आप लोग तो जमीन की लड़ाई लड़ते हो, हम जमीन की नहीं, हम समुद्र की लड़ाई लड़ेंगे, और सारे दुनिया के जो समुद्र है वो हमारे रहेंगे। सोचो आप, हैं। तो सारे दम उनके सामने। और इसका मतलब जो था मेरे प्यारे साथियों, और ये जो इंडिया के अंदर इनका हुआ करता था, वो एस्तोदा इंडिया कहलाता था। एस्तोदा इंडिया, एस्तोदा इंडिया, जो समुद्री साम्राज्य इंडिया में हुआ करता था, उसे एस्तोदा इंडिया कहते थे। नीले समुद्र की नीति के तहत ये पूरे की पूरे समुद्र को अपना अधिकार क्षेत्र मानते थे। अब अगर आपको समुद्र में यात्रा करनी है, अच्छा, इस कारण से क्या होता था? जो अरेबियंस थे भाई, वो भी तो, अरब के जो लोग थे वो भी तो इसी प्रकार का व्यापार करना चाहते थे ना, क्योंकि असल में कुस्तुनतानिया का रास्ता बंद हुआ है, तभी तो ये लोग पनपे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका, पुर्तगालियों का, समुद्र में उनसे युद्ध होता रहता था। तो उनसे बार बार यही बात होती थी कि बेटा तुमने जमीन रोक रखी है, हमने समुद्र रोक रखा है। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसे कार्ड्स सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड्स। कार्ड सिस्टम कहा जाता है। और इस कार्ड सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको कहीं पर भी समुद्र में यात्रा करनी है, तो समुद्र में यात्रा करने से पूर्व आपको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होगी। दोबारा सुनिएगा, आपको क्या करनी होगी? पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होगी। ये इनका कार्टर सिस्टम था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये लोग क्या करते थे कि अगर आपको समुद्र से व्यापार करना है, तो चूंकि सारे समुद्र हमारे हैं, तो यहां पर सारे की सारे समुद्रों पर आपको अगर कोई भी कार्यक्रम करना है तो हमसे परमिशन लेनी होगी, यानी परमिट हम बांटेंगे। उस परमिट की हम एक फीस वसूलेंगे। उस फीस के बाद ही आपका आना जाना संभव हो पाएगा। फिर सवाल बना, बोले सर एक बात बताइए, तो उस समय के राजा वगैरह क्या करते थे? बेटा राजा भी डरते थे इनसे। उदाहरण दें, अकबर ने खुद ने, अकबर ने खुद ने अपने साम्राज्य में, अपने शासनकाल में पुर्तगालियों को कार्ड्स प्रथा के तहत टैक्स पे किया था। अब सोच के देखो, उस समय तत्कालीन शासन, मतलब उस समय पर समकालीन कौन थे? अकबर थे। और अकबर धरती के राजा हुआ करते थे उस समय, भाई इंडिया के तो राजा ही थे ना।
और भाई साहब उस समय पर इन्होंने क्या किया, अकबर तक से पैसा वसूला था। अब आप इससे याद रखिएगा, ठीक है, इतने पावरफुल थे। अब अंदाजा लग गया भाई, जब अकबर लिया तो थोड़ी दिमाग में इज्जत बढ़ी आप लोगों की, ठीक है। हाँ, दूसरा सुनिए, इसके अलावा ये एक पद्धति और अपनाते थे, उसे कहते थे आर्मेडा पद्धति। उसे कहते थे आर्मेडा पद्धति। अब ये क्या होती थी भाई, इसमें क्या होता था कि ये लोग कहते थे आपके लिए कि आपको हमसे पहले तो परमिट लेना होगा। अब क्या है, आपने परमिट ले लिया, अब हम जगह हर हर जगह तो हम आपके लिए उपस्थित नहीं होंगे। आप सोच के देखिए, आज तक इंडिया ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है, जिसमें यह कहता है कि भाई इंडियन ओशियन क्षेत्र में हम राजा हैं, जिसको भी दिक्कत हो हमसे संपर्क करें, इंडियन ओशियन हम पार करवा देंगे, है कि नहीं भाई। आपका सामान अगर इंडियन ओशियन से पार होगा, इंडिया से संपर्क कर लो, इंडिया आपका इंडियन ओशियन अच्छे से पार करवा देगा, ठीक है। तो अब सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, फिर आर्मेडा पद्धति क्या थी। तो इनका कहना था समुद्र में जाने के लिए तुम हमसे परमिशन ले लिए हो, लेकिन अब अगर समुद्र में तुम्हारे साथ कहीं लूट खसोट हो जाती है, भाई कहीं सोमालिया के लुटेरे आ गए कि फिर अफ्रीकन लुटेरे आ गए, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब हम तुमको इंश्योरेंस बेचेंगे। आपको पहले तो इजाजत लेनी है, फिर आपको इंश्योरेंस लेना है, और भाई साहब इंश्योरेंस के अंतर्गत जो इंश्योरेंस दिया जाता था वो आर्मेडा पद्धति कहलाता था, यानी समुद्र में सुरक्षा की गारंटी। दोबारा सुनिए, समुद्र में सुरक्षा की गारंटी देना आर्मेडा पद्धति था, कि अब आप चिंता मत करिए, कोई आपको नहीं छुएगा। फिर आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता था कि भाई इनको कोई ना छुए। तो भाई इनको ना छुए इसके लिए क्या काम करते थे, आपका जहाज अगर जा रहा है तो उसके साथ या तो अपनी सेना के लोग भेज दिया करते थे कि यही संभालेंगे, या फिर एक छोटा जहाज आपके आगे चला देते थे उस क्षेत्र में कि चलो बेटा हम आगे आगे चल रहे हैं। जैसे प्रोटोकॉल अधिकारी नहीं होता है, आप मंत्री जी हैं, आप कहीं आ जा रहे हैं, तो आपके आगे एक गाड़ी जो है वो टाय 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 करती हुई चल रही है, वो प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में चल रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो भाई साहब ये वाला काम भी ये लोग किया करते थे, ठीक है। उस समय नेवी, अकबर तो समुद्र देखने ही बुढ़ापे में गया है भाई, समुद्र में जाना उनका हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें लैंड से ही मतलब था ना भाई। जिसने जो चीज बना दी, आज आप सोचिए कि दुनिया पीछे पड़ी हुई है न्यूक्लियर बम बनाने के। आज अमेरिका, इन लोगों की एक खासियत है, देखो यार, ये लोग ना दूरदृष्टि वाले तो होते हैं, यानी कि इनको पता है कि दुनिया में आगे क्या चलेगा। आज हम लोग लड़ाई कर रहे हैं न्यूक्लियर बम बनाने की, गलतफहमी पाल रहे हैं कि जब हमारे पास न्यूक्लियर बम हो जाएगा हम यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। अमेरिका चला गया आप जाकर के स्पेस में लड़ाई करने, रशिया और पहले से ही स्पेस में बैठा हुआ है, अमेरिका की मिसाइलों, सैटेलाइट्स के ऊपर अपनी मिसाइलें दागना भी शुरू कर चुका है। मतलब समझ रहे हैं, कहने का अर्थ यह है कि दुनिया एक अलग ही स्पेस वॉर में निकल चुकी है यहां पर। और हॉलीवुड की मूवी है बकायदा स्पेस वॉर, आप उठा के देखिएगा। ये लोग 400-500 साल आगे चलते हैं, कॉमन सेंस इनका इतना आगे है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे सुनिएगा भाई। तो आर्मेडा पद्धति हम बता दिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। समुद्र में सुरक्षा की गारंटी जो थी वो इन लोगों को पहली बार यहां पर दी जाती थी। और क्या किया, इन्होंने ही भारत में जहाज निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो भारत में जो पानी के जहाज बनना सबसे पहले शुरू हुआ वो इन्हीं के कारण शुरू हुआ। हाँ, इसे फ्रिजिडी कहते हैं, आकाश, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अलावा और क्या किया, पुर्तगाली भारत में छापा खाना पहली बार लाए। ये सवाल पूछा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया भारत में। तो भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पहले कौन लाए, पुर्तगाली ही लाए थे। इसी प्रकार भारत में तंबाकू और मक्का ये पहली बार कौन लाया, पहले नहीं होती थी भारत के अंदर, ये भी भारत के अंदर पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। इसके अलावा इन्होंने मेरे प्यारे साथियों स्थापत्य कला की, यानी आर्किटेक्चर की, स्थापत्य कला की एक और कला विकसित करी जिसे हम गोथिक शैली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, गोथिक शैली। अब इस गोथिक शैली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपको मालूम होगा कि अरेबियंस जब हमारे यहाँ आए थे, मुगल्स आए थे, या फिर ये मतलब जो इससे पहले मध्य भारत के अंदर जो हमारे यहाँ आक्रमण हुए थे, भारत में बनते थे मकान छोटे, है ना। उन छोटे मकानों की जगह बड़े मकान बनने लगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मकबरा पद्धति आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर डोम का विकास होना शुरू हो गया था।
है ना। तो छोटी जगह से बड़ी जगह बनी, डोम का निर्माण हुआ था। याद है मैंने आपको बताया था, डोम के अंदर बीच में सपोर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मेरे प्यारे साथियों अब इस डोम के अंदर चेंजेस किए। तो अगर आप प्रोसेस को देखें ध्यान से, तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों कि इनके प्रोसेस में, जैसे इंडियंस पहले छोटे मकानों में रहा करते थे, है ना, मतलब छोटी जो हमारे यहाँ की मीनारें हुआ जो बिल्डिंग्स मेजर इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग्स होती थी वो छोटी होती थी। मुगल आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता आए, इन्होंने मकबरे बना दिए। इसके बाद में अब पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों ने कहा कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, बड़ा मतलब फैंटेसाइज किया कि यार ये बहुत बुरा लग रहा है। तो बोले क्या किया जाए, बोले इसके ऊपर ना कुछ डिजाइन बनाई जाए। तो बोले डिजाइन क्या बनाई जाए, बोले इसके ऊपर नुकीली मेहराब बना दी जाए। ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, नुकीली मेहराब बना दी। बोले राउंड शेप नहीं, इसको ना मिसाइल रूप दे दो। तो आज अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि हैं डोम शेप में ही, लेकिन ऊपर से नुकीली हैं। ठीक है, तो नुकीली, और साथ साथ में यहां पर क्या किया, साथ साथ में यहां पर छोटी छोटी नुकीली नुकीली संरचनाएं और बना दी, जिससे कि सुंदर लगने लग गया। ठीक है ना। तो वो जो सुंदरता है, यदि आप कोई भी चर्च देखेंगे, आप दिमाग में लेके आइए एक बार किसी भी चर्च को, तो चर्च की जो आकृति है ना, वो इसी शेप की होती है। अगर आप किसी भी चर्च को दिमाग में लेके आएंगे तो वो नुकीली होती है ऊपर से, जहां पर ऊपर प्लस का साइन लगा होता है ना। यही है गोथिक शैली। और चर्च के अंदर केवल एक ही मीनार ऊपर ऊंची नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहां तो पहले से ही होती थी ऐसी। भाई अगर हम उसमें चले, एंशियंट इंडिया के अंदर चले, तो हमारे यहाँ तो मूर्ति मतलब स्थापत्य कला के अंदर ही 3 विशिष्ट प्रकार थे ना भाई। हमने तो पढ़ रखी है ऑलरेडी, हमारे भारत के अंदर तो मतलब मंदिर स्थापत्य कला थी, तो ऑलरेडी स्थापत्य कला थी। तो फिर बोले इनके यहां पर जो होती थी वो ऐसी थी, तो हम लोग नुकीली नुकीली और 2-4 बना देंगे, चारों तरफ बना देंगे। दैट इज मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं इसको, गोथिक शैली। और इसमें बाहरी साज सज्जा की जाती थी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई गोथिक शैली क्या थी, तो इसमें जो मेहराब आकृति थी उसे नुकीला कर दिया गया था, और क्या बोलते हैं उसके ऊपर बाहरी साज सज्जा रोपित कर दी गई थी। ठीक है। अरे गुरु कश्यप यार, ये तो बहुत बुरा हुआ यार, लोग तो उनकी यार जीवन के ऊपर बाजी लगाए बैठे थे, ऐसा हुआ है क्या। विवेक तुम्हारे लिए क्लास आ रही है दोपहर 2 बजे बेटा। उदय राज बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। ठीक है, तो अगर ऐसा, यूपी गौरव पाल, मेरा भी पापा 8 को दिल्ली पुलिस पेपर 8 को लेकर थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है। अरे भाई जिन जिन का पेपर है, मैं लास्ट में उन सभी लोगों से वार्तालाप कर लूंगा, लोड मत लीजिए, सभी को मैं समझा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए। सबके पेपर से संबंधित सारी जानकारी आपको दे देंगे, लोड मत लो, अभी पढ़ लो, रिदम मत बिगाड़ो। नंबर 2 पर आते हैं साहब, डच। बताए थे आपको, डच दे नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले जिन्हें आप कहते हैं, ये लोग हमारे यहां पर आए। मेरे प्यारे साथियों, पहला डच यात्री भारत में 1596 में आकर के पहुंचा। कब पहुंचा, 1596 में आकर के पहुंचिया, जिसका नाम था कार्नेलियल दे हस्तमान। कार्नेलियल, कार्नेलियल। अच्छा, ये पहला डच यात्री था जो भारत में आकर के पहुंचा था, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। फिर क्या होता है, इन्होंने मेरे प्यारे साथियों मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहली चीज तो ना आप ये याद रखिएगा कि ये जो फैक्ट्री शब्द है, जहां आज हम समझते हैं कि कुछ निर्माण होता है ना, तो वो जो निर्माण वाला कार्य है भाई, कंटेंट बन चुका है, लेकिन कंटेंट के साथ इशू क्या है कि वहां कंटेंट प्लासी वाले युद्ध से है। कल मैंने आपको दे भी दिया था वो कंटेंट, उनके हिसाब से मॉडर्न वहां से शुरू होती है, पर मैंने मेरे हिसाब से मॉडर्न कहां से शुरू की है वो मैंने आपको बता दिया है ना। इसलिए मतलब मैं एक बार सोच रहा हूं कि विदेशी आगमन ढंग से हो जाए, तो फिर क्या होता है कि फिर हमको समझ में आ जाता है कि लड़ाई का कारण क्या रहा होगा। थोड़ा सा इसमें माहौल बनने में टाइम लगता है, उसके बाद तो फिर सटासट चलती है ये। मसूलीपट्टनम में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले स्थापना करी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री डाली। इसके पश्चात फिर इन्होंने बंगाल में फैक्ट्री डाली। बंगाल में भी इन्होंने फैक्ट्री का निर्माण किया था। ठीक है ना, चिनसूरा नामक एक स्थान था जहां पर इन्होंने बंगाल के अंदर फैक्ट्री का निर्माण किया था। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इनका मतलब आगे चल करके दची लोग थे जिनका की
अंग्रेजों के साथ में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, ठीक है ना। अंग्रेजों के साथ में लड़ाई झगड़े के दौरान इन्होंने मसालों के व्यापार पर जो अपना एक अधिकार पहले से स्थापित कर रखा था वो अंग्रेजों के साथ में मतलब शेयर कर लिया। और इनकी जो लड़ाई थी, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है कि जो वेदरा की लड़ाई थी, वहां पर जो व्यक्ति लड़ाई में लड़ा था उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। कहते हैं कि अंग्रेजी सत्ता को इंडिया में सही मायने में स्थापित करने वाला व्यक्ति भी रॉबर्ट क्लाइव था, जिसे आप वेदारा का युद्ध या वेदरा का युद्ध कहते हैं, 1759 में हुआ था। तो डचों के साथ भी मेरे इसका बनवा देंगे कंटेंट, आप चिंता मत करिए। तो वेदरा के युद्ध में मेरे प्यारे साथियों इन्होंने किससे लड़ाई करी थी, तो मैंने आपको बता दिया, डचों के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, जिसके माध्यम से जो मसाले पर एक अधिकार हुआ करता था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये डचों की कहानी है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा जिक्र कहीं और मिलता नहीं है, इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं सर अंग्रेजों के दर्शन। पृथ्वी पर आगमन, देवलोक से आगमन होता है अंग्रेजों का। अब मैं देवलोक क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे भाई बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि ये लोग इंडिया जब आए तो इंडिया में इन्होंने जो भी काम किया वो काम के लिए ये बोलते थे कि हमारे ऊपर एक थ्योरी लागू होती है और वो है व्हाइट मैंस बर्डन। अब ये अलग ही चीज लेकर के आ गए, व्हाइट मैंस बर्डन। अब ये आप पूछेंगे ये क्या है, भाई इनका मानना था कि ईश्वर ने हमें किसी नेक कार्य के लिए आपके पास भेजा है। असल में देखो हमारे देश में एक बहुत बड़ी परेशानी रही है। आज आप भी अगर घर जाएं और क्लीन शेव, बढ़िया कपड़े और ढंग से साफ सुथरे होकर चले जाएं तो 10-15 मिनट तक तो हमारे खुद के घर वाले शॉक हो जाते हैं, ये क्या हुआ भाई, सब ठीक है, कहां जा रहा है। मतलब हमारे पता नहीं किस प्रकार की हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पर कपड़े पहनते ही तो लोग देखने लग जाते हैं कि यार क्या है, मतलब कपड़े से इज्जत की निशानी हो जाती है। हाँ मतलब बहुत बड़ा है ये सवाल। तो अब सोचो इन लोगों की तो नेचर ही ये थी कि ये सूट बूट पहन के, बूट पहन करके, कपड़े टाइट कस के पहन करके, हैट लगा करके, क्लीन शेव या मूछे सेट करवा करके स्टाइल में आते थे, हैं स्टाइल में आते थे। तो भाई इनका जो स्टाइल था लोग तो उसी के दीवाने हो जाते थे कि यार ये तो कोई अजब ही, मतलब दुनिया के अलग ही लोग से आए। आप एक तरफ वो देखो जब अपने यहाँ पर बाबर, हुमायूं इनका शासन रहा, वो भाई यार क्या ही पहन के बैठे हुए हैं, पैरों तक अड़ रहा है, बड़ा बड़ा कपड़ा है, इतना वजन लादे हुए हैं, बड़ा बड़ा सामान पहने हुए हैं, हीरे जवाहरात लादे हुए हैं, बड़ा सा मुकुट, ऊपर पंख लटके हुए हैं, वो अलग ही जी रहे हैं। है उनको देख के ऐसा लग रहा है, कभी अगर आपने वो पद्मावत मूवी देखी हो तो पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन का जो चाचा बनाया उसको देखोगे तो डर लग जाएगा कि यार ये है क्या, चाह क्या रहा है तो जीवन से। वो चीज देखकर कैसा लगता था कि ऐसे लोग देखे थे अब तक तो हमने। अब एक अचानक नभा धुला आदमी आता है, बिल्कुल इज्जत से बात करता है, यस यस करके बात करता है और आपको रेस्पेक्ट देता है, आपका कंसेप्ट ही हिल गया। ये कंसेप्ट हिलना, अब जब आपसे पूछा गया कि आप बताएं कैसे आपका आगमन हुआ, आज भी देखना अपने गांव में कोई शहरी व्यक्ति आ जाए और कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलने लगे तो हम उसकी हर बात को मानने लग जाते हैं। यही तो कारण है कि आप कितने भी बड़े शॉप पे चले जाए। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि भूमिका बंधे इस बात की, मैं इसके अंदर कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूं। असल में क्या होता है कि भाई आज हमारी शॉप पे, आप किसी भी शॉप पर जाइए, चाहे वो जूते चप्पल बेचने की हो, वो आपसे बड़ी इज्जत से शर्ट पैंट पहन के आपसे बात करेगा। आपको लगेगा कि यार इसके साथ बहस नहीं करनी है और आप चुपचाप उसका कहा हुआ सामान लेके चले आते हैं। और एक कोई बैठा हो अपने बिल्कुल लुंगी वुंगी डाल के, तौलिया रुमाल पे डाल के, बेचारा सामान वो भी सही से बेच रहा है, लेकिन आप उससे और भाई साहब थोड़ा देख लो यार क्या ही है, अरे यार अपनी घर की बात है, उसको तुरंत घर में नाप दिया आपने। क्यों? क्योंकि वो भाई अपना जैसा दिख रहा है। तो ये जो है ना आज तक हमारे दिमाग पे हावी है। आप देखिए कि जूते चप्पल पहनने वाले भी मतलब फॉर्मल्स में आपको खड़े हुए दिखेंगे ताकि आप उनसे बहस ही ना करें। और गारंटी ले लो आपने आज तक किसी ब्रांडेड शोरूम पर बार्गेनिंग करी ही नहीं होगी, कोई बार्गेनिंग मतलब ही नहीं है। आप में से किसी को याद भी नहीं होगा कि पिज्जा हट और डोमिनोज पे जाके आपने किसी से बार्गेनिंग करी हो, कि आपने भाई नाइकी पे जाके बार्गेनिंग करी, उसने जितना बोल दिया उतना, बोले हाँ भाई दे दे बस, क्योंकि तू पैंट शर्ट पहन के बैठा हुआ है। इतना ज्यादा हमारे यहां पर साइकोलॉजिकल ऑलरेडी हैंगओवर है आजादी के 70 साल बाद भी, समझ रहे हैं। तो उस समय सोचो जब हम नंगे घूमा करते थे, क्यों भाई हमारे देश के आधी आबादी तो भाई कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी ने एक तन पर एक वस्त्र इसीलिए धारण किया, जब उन्होंने पदयात्रा भारत की तो उन्होंने देखा कि भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं भी वस्त्र धारण नहीं करूंगा। गांधी जी फिर केवल वो एक ही वस्त्र धारण करके घूमते रहे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हम तो ऐसे घूमते और ये लोग सब सूट बूट और कोट पैंट पहन के आ गए। इस कारण से जब ये आए तो इनसे पूछा गया कि आप कौन? बोले हम देवदूत हैं। ये खलीफा फलीफा नहीं बने, ये सीधे देवदूत बने। हम खुद ही देवदूत हैं और हम सब देवदूत हैं, और हमको ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने, जो क्वीन एलिजाबेथ है वो तो मतलब ईश्वर का अवतार है धरती पे भाई, उनने हमें भेजा है। बोले अच्छा। वो बोले हमको क्यों भेजा है? बोले हमको भेजा है इसलिए ताकि आप लोगों को रहना सहना सिखाएं। हमको ईश्वर ने भेजा है ताकि हम मानव सभ्यता का उद्धार कर सके। भाई साहब, पहले ही किसी बंदे ने आते ही एंट्री इतनी जबरदस्त मार दी कि वो आते ही हमारा साइकोलॉजिकल गुरु बन गया। इतना बड़ा गुरु कि महात्मा गांधी तक कंफ्यूज थे। महात्मा गांधी तक कंफ्यूज थे, और जो बड़े बड़े हम लोग पढ़ते हैं वो सब कंफ्यूज ये थे कि यार इन लोगों को यहां से भगाएं कि नहीं भगाएं। आप लोग अगर हमारे देश का जो वो उठा के देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, तो उसमें कांग्रेस आपको आधे से ज्यादा टाइम तो कंफ्यूज ही दिखेगी कि यार हम आजादी मांगे भी कि नहीं मांगे। 1905 की लड़ाई का सबसे बड़ा आधार यही है। 1905 में जो बंगाल स्प्लिट हुआ उसकी लड़ाई का कारण यही है। 1907 के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसका पीछे कारण यही है। कांग्रेस के दो धड़े, जिनमें जो सीनियर सिटीजन टाइप के लोग हैं वो तक कंफ्यूज हैं कि यार हम अंग्रेजों को भगाएं कि नहीं भगाएं अपने यहां से। बोले क्यों? बोले यार ये बहुत अच्छी अच्छी चीज लाए, हमको सुधारने वाले हैं ये। तो ऐसी स्थिति में भाई हम उस हैंगओवर से निकल ही नहीं पाए। फिर हम धीरे धीरे इवन 1930 तक हम स्वतंत्रता मांगने के पक्षधर नहीं थे। 1930 तक हम कह रहे थे साहब आप अपने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखना, हम लेंगे। अब बस हम थोड़ा डोमिनियन डोमिनियन टाइप का कर लो, कुछ मतलब डोमिनियन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग स्वतंत्रता तक मांगने के पक्षधर नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे ऐसे हमारे यहां पर लोग पनपे थे। तो अंग्रेजों का आगमन देवलोक से था, और ये देवलोक वाले जो थे ये कहते थे कि हम जितने भी गोरे लोग हैं इन्हें ईश्वर ने भेजा है आप लोगों को सही से सिखाने के लिए। ठीक है? तो भाई साहब सुन लीजिएगा, सबसे पहला जो व्यक्ति इंडिया आया उसका नाम मिडेन हॉल था। मिडेन हॉल 1599 में आया हुआ पहला अंग्रेज यात्री था। ठीक है? 31 दिसंबर वर्ष 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैं आपको यह भी बताता हूं ये कैसे हुआ करती थी। कंपनी का मतलब क्या है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे मान लीजिएगा कि आपके गांव में कोई भी, आपके गांव में छोड़िए, आज जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने अडानी से कहा कि जाओ बेटा तुम जाकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइंस परचेज कर लो। क्या परचेज कर लो? माइंस परचेज कर लो। तो भाई अडानी यहां से गया, तो अडानी वहां जाकर के ऑस्ट्रेलिया में क्या बताया कि हमारे ऊपर मोदी जी का हाथ है, या फिर यह बताया होगा कि हमारा हाथ मोदी जी के ऊपर है। जो भी था, लेकिन बताया तो है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जब अपना परिचय दिया तो यहां से उसको सरकारी प्रमाण पत्र मिला। आज सरकारी प्रमाण पत्र ही तो है एसबीआई का लोन जो उसके पास है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका जो सरकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का तरीका था वहां पर, वो भारत सरकार की तरफ से दिया गया कोई आदेश पत्र होगा। एक बात बताइए, अगर मान लीजिएगा कि आप सरकारी नौकरी लगते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी लगने से पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है कि भाई ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इसके बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पर इन लोगों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया बोले तो अब ये पश्चिम की यात्रा तो कर चुके थे, क्योंकि पश्चिम में तो ये वेस्ट इंडीज की यात्रा के नाम पर कहां पहुंच चुके थे? अमेरिका खोज चुके थे। तो इनको अब इंडिया जाने के लिए पूर्व में जाना था, तो पूर्व में चलने लगे तो इन्होंने ईस्ट के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। डचों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और ये जब पूरी कंपनी बना लिए तो इसका नाम था द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। इस नाम से इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, और इस प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी थी। यानी कि हम यहां पर उनके अंदर देखते हैं कि उस कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शेयर होल्डर थे। तो शुरुआती जो आंकड़ा है जिससे पता चलता है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 217 शेयर होल्डर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि अडानी की तरह, जैसे अडानी आज ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करने गए हैं, ऐसी ही ये ब्रिटेन से इंडिया में व्यापार करने आए थे।
ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, इनको मतलब व्यापार करने का जो राइट प्रदान किया कि हाँ भाई तुम्हें वहां पहचाने का कौन। तो मेरे प्यारे साथियों, जब वहां पर इसके बारे में बात की गई, मेरे प्यारे साथियों, वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें लाइसेंस दिया 15 साल का, कि 15 साल तक तुम्हें हम अपने नाम से पहचान लेने की इजाजत देते हैं। यानी कि तुम कहीं जाओगे तो ये दिखा देना एक कागज या खरीदा कि हमें ब्रिटिश महारानी की पहचान प्राप्त है। इस 15 साल के लाइसेंस को ही हम चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में वो सारे नियम अथवा कानून लिखे जाते थे जिसके आधार पर क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। शुरुआती साल में इसको 15 साल के लिए दिया गया था, बाकी बाद में जब दिए गए तो ये 20-20 साल के लिए चार्टर दिए जाने शुरू हुए। तो बताइए साथियों, क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? मृत्युंजय मिश्रा बता तो दिए बेटा, आज दोपहर 2 बजे क्लास है। एनटीपीसी रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे सभी मित्रों को निवेदन है कि कृपया करके वाईफाई स्टडी पर दोपहर 2 बजे आने वाली क्लास पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। डिफेंस और डीआरडीओ आज का टाइटल है, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये लोग आए 20-20 साल के लिए, ठीक है। अब सोच के देखो, अब गट्स देखो, कंपनी को लाइसेंस मिल गया कि जाओ बेटा विदेशों में व्यापार करो, लेकिन लाइसेंस मिलने के साथ में लाइसेंस इस बात का नहीं मिला कि आपको पहचान मिल जाएगी, कि आप वहां जाएंगे लोग आपको एडमायर करेंगे कि आइए आइए टाइप से। ऐसी भी पहचान इनको नहीं मिली थी। तो इनको अब इंडिया में आकर के मतलब मेहमानबाजी करनी थी, लोगों के आगे झुकना था और यस माय लॉर्ड टाइप की बातें बोलनी थी। सामने वाले को लगे यार क्या बंदा, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना सभ्य। आप सोचिए, सोने पे सुहागा कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति एकदम फॉर्मल्स में हो और वो बहुत ही शुद्धता से बात करे और आपको इज्जत दे दे। ओ माय गॉड, कई तो भाई साहब ब्रांडेड शोरूम पे से कपड़े इसलिए ले आते हैं क्योंकि वो जो है ब्रांडेड कपड़े, वो सामने वाला उनको सर बोल दिया। माय गॉड, ये जो सर सुनते ही तो ऐसा लगता है कि भाई साहब हम ही हैं जो कुछ हैं, हम ही हैं जो सर की जो डिग्री है इसे लौटाएंगे, कि जाइए हम भी मतलब टैगोर की तरह सर जो सरनेम है ये लौटा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। ये सर बोलते थे भाई साहब। तो अच्छा, तो अब ये सर जो है लेकर के आते हैं और यहां आकर के वर्ष 1608 में मेरे प्यारे साथियों, उस समय अपने यहाँ के राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में मेरे प्यारे साथियों, इंग्लैंड के राजा उस समय एलिजाबेथ के बाद में बन चुके थे जेम्स प्रथम, उनके पास से एक चार्टर लेकर के उपस्थित होते हैं कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस आके कहते हैं सर सर हमको जेम्स प्रथम ने भेजा है। वो कहते हैं कि हम आपके पास जाकर के आपको ये यहाँ की भेंट दें, हम यहाँ से लाई हुई घड़ियां आपको दें कि कैसे हम वहां पे क्या काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया इत्र दें सर, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आज साहब सर जी जो है वो एकदम फ्लैट हो गए, क्योंकि गोरी चमड़ी बाबा भाई साहब यहाँ पे ये फ्लैट हो गए। अब ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये वाली जो बात है, ये पूरा की पूरा जो जेम्स प्रथम है इनके द्वारा लगाया गया मसाला काम नहीं आया। लेकिन जहांगीर पिघले नहीं, जहांगीर सख्त लौंडा था, बोले नहीं अभी अनारकली जिंदा है, ये पिघले नहीं साहब। अब ये बंदा सख्त लौंडा था, पिघला नहीं, और इनसे कहा कि देखो बेटा ऐसी बात है, तुम्हें अगर चलाना है तो यहाँ पर अपनी मनसब चला लो, हम तुम्हें 400-500 घोड़े दे देते हैं, अपनी चलो एक बटालियन बना लो, तुम भी यहाँ पर ढंग से रह लो, कैप्टन हो, पुलिस के आदमी हो, थोड़ा बहुत हमारी सेना को ट्रेनिंग व्रेनिंग दे दो, लेकिन व्यापार तो हम ही करेंगे, व्यापार करने का इजाजत हम आपको नहीं देंगे। बोले अच्छा, बोले फिर? तो बोले अच्छा, बोले भाई ऐसी बात है कि तुम व्यापार करने की इजाजत नहीं दोगे तो बेटा कोई और देगा। तो भाई साहब फिर अगला व्यक्ति, अच्छा जहांगीर के सुपुत्र थे शाहजहां, जिन्होंने मुमताज के लिए बंगले बनवाए थे, सारे प्रेमी बेचारे ये लोग, प्रेम ही है जो ले डूबता है। ऐसी स्थिति में भाई साहब इस समय आते हैं यहां पर सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो आकर के शाहजहां के दरबार में हाजिर होते हैं। शाहजहां उस समय गवर्नर हुआ करते थे। कहां के गवर्नर हुआ करते थे? तो भाई साहब ये गुजरात के गवर्नर हुआ करते थे, खुर्रम के नाम से इन्हें जाना जाता था। उनके सामने आकर उपस्थित होते हैं और कहां मिलते हैं उनसे? शाहजहां से साहब मेरे प्यारे साथियों, मतलब व्यापारिक रियायतें प्राप्त करते हैं। ये चीज याद कर लीजिएगा, कहते तो यही है कि ये सर टॉमस रो भी आए थे अजमेर में, कहां पर मिलने? जहांगीर के दरबार में। अजमेर उस समय यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, यानी कि प्रकार का वो क्षेत्र था जिसे बीच में इसलिए डेवलप कर रखा था कि यहां से सारे राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो सर टॉमस रो भारत आया 1615 में,
और टॉमस रो जब भारत आया 1615 में, तो 1615 के बाद 1616 में ये किससे मिला? ये जहांगीर से मिला। लेकिन वास्तव में उसको रियायतें जहांगीर ने इस बार भी नहीं दी। गुजरात के उस समय गवर्नर जो जहांगीर के सुपुत्र थे शाहजहां, यानी उस समय जो खुर्रम के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इन्हें परमिशन दी थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। परमिशन के कारण ही गुजरात में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यह बात आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए। क्लियर? तो यह था मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों का आगमन। अब हम कराएंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इसलिए करवाएंगे क्योंकि इस बीच में आपको बताएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है, वो कैसे आगे चीजें को बिगाड़ता है। सारी चीजें आपसे चर्चा की जाएगी। डन? चलिए साथियों, अब बताइए जिन जिन का पेपर है उनका कुछ समाधान कर दिया जाए। पहला समाधान तो उन्हीं बालक बालिकाओं का किया जाए जिन्हें दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है। भैया बात ऐसी है, देखो एग्जाम जब देने जाओ तो सबसे पहली चीज ये है स्ट्रेस फ्री होके जाना। तनाव में अगर चिंता में आ गए तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। तो एकदम जो पढ़ रखा है जितना अच्छे से उसे याद रख सकते हो रख लो। एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे या 7 दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे, ये तय रखना। चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे स्टेनो हो। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करें, कुछ भी नया ना पढ़ें। नंबर एक बात, जो पढ़ रखा है, अगर अल्टीमेट गोल यही है, दोबारा से सुन लीजिए कि भाई साहब यही पाना है हमें, तो कुछ और पाना ही नहीं है, मतलब यही है हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, तब तो पढ़ाई रोक दें कुछ भी नया पढ़ने की। और भाई हम प्रोसेस के हिस्से हैं, अभी दिल्ली पुलिस देंगे, फिर आगे चल करके एसएससी का एग्जाम देंगे, फिर एनटीपीसी देंगे, उस समय फिर बीच में मत रोक देना, तो इतना नुकसान हो जाएगा कि फिर उसका खामियाजा नहीं भुगत पाओगे। अगर किसी का फाइनल है कि भाई दिल्ली पुलिस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा हो गया, वो वाले जो लोग हैं वो पढ़ाई एकदम रोक देना, सब रोक राख के पिछला रिवीजन शुरू कर देना। समझ गए मेरी बात? कोई भी एग्जाम अगर फुल एंड फाइनल खेलना है तो भैया उस स्थिति के अंदर आपको पुराना रिवाइज करना, यानी कि इस प्रकार से कि अब हम तो जो है उसको कर, अब पता चल रहा है कि आपने अभी 15 दिन पहले ब्रेक लगा दिया और 15 दिन बाद फिर तैयारी शुरू की है, तो ये जो चीज निकल गई ना इस बीच में, जो रूटीन टूट गया या नया कुछ छूट गया, ये दुखा देता है बाद में। एनीवे, तो पहली चीज तो ये हमने आपको बता दी। दूसरी बात, कोई भी एग्जाम हम देने जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि तनाव में आने के बाद तो कई बार हम अपना रोल नंबर तक भूल जाते हैं। हमको लगने लगता है कि यार रोल नंबर यूं था या फिर ये टू इधर था, और इसको भी अगर बहुत ज्यादा जोर से देख लिया तो कई बार तो ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब चक्कर पड़ जाता है ना? तो ऐसी स्थिति में निवेदन है तनाव में ना रहें, एकदम मस्त रहें, सारा काम सही होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है परीक्षा देते समय ध्यान रखने की है वो ये है, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें का मतलब ये नहीं है कि एकदम साहब ये तो हलवा सवाल है, ठक 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 करते हुए निकल गए, अब तो बस जस्ट चिल, तो ये जल्दबाजी ना करें। एक जो गलती सब विद्यार्थी करते हैं, मतलब मैं ये मान सकता हूं, सब तो नहीं बोलूंगा, 98% भी बोल सकता हूं, चलो आपको ना मेरा 95 रख लेता हूं। वो क्या है कि भाई पेपर के बाद की प्लानिंग हम अभी से करना शुरू कर चुके होते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने पेपर दिया 12 दिसंबर को, और ये सभी विद्यार्थी करते हैं, सहमत हो तो थम्स अप करना। 12 दिसंबर की शाम को क्या करना है, 13 दिसंबर को कहां घूमने जाना है, 14 को कौन सी मूवी देखनी है, 15 को क्या करना है, ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। मतलब ये है कि ये है प्राइम टाइम, और प्राइम टाइम में पेपर के बाद हम क्या करेंगे उसकी प्लानिंग चल रही है। मेरा सबसे ज्यादा निवेदन है भैया कृपया करके इन सब चीजों को 12 दिसंबर तक के लिए छोड़ दो, उसके बाद सोच लेना यार, है ना? क्या बाद में करना है ये सब बाद में सोच लेना, ठीक है ना? हाँ भाई गौरव पाल, अभी आप यूपी पुलिस में हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और दिल्ली पुलिस लेनी है, मिल जाएगी भैया, चिंता मत करिए, सारा काम हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नमो, आपकी रेलवे की 12 और 2 बजे वाली क्लास तो लेनी ही है, पर 6:45 से 8 वाली, 8 से 9 वाली क्लास लेना जरूरी है क्या सर? नमो, फिर से वही बात, अगर आप फर्दर कोई तैयारी कर रहे हैं तब तो लीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो आपका ही, मैंने कहा ना शुरुआत वाली लाइन मैंने बोल दी, किसी ने सुनी किसी ने नहीं सुनी। फाइनल गोल ही यही है तो फिर सब कुछ छोड़िए, केवल रिवीजन क्लासेस में ही बैठिए। फाइनल गोल ये नहीं है और आगे भी एग्जाम देने हैं, तब तो भैया आपको सारी मेहनत साथ साथ करनी पड़ेगी, है ना? हाँ जी, और बताइए।
इसका कंटेंट प्रिंट्स बनवा दूंगा मैं, है ना, बनवा के प्रोवाइड कराता हूं, हो जाएगा। कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब ये चीज आपको याद रखनी है, हर एग्जाम का थंब रूल यही है, ठीक है। डन। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ो लिखो, ऐश करो। फिर मिलते हैं। जिनको करंट पढ़ना है करंट पढ़े 12 बजे। और हाँ, आप लोग तो बेटा सब लोग सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ के आना, मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो अब बढ़िया से टेस्ट देना है बेटा। चलो टेक केयर।